Bien así que, ¿cómo están ustedes? इसका मतलब है वो कैसे हो आप सब। ये स्पेनिश है क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2018 में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की एक स्पेनिश मूवी। इसका नेम है दुरांते ला टोरमेंटा AKA मिराज। माइरेज नहीं बोलते इसको, ध्यान रखना, इसका न्यू प्रोनाउंसिएशन है मिराज। जस्ट अ लिटिल जर्नल का नॉलेज। खैर, ये मूवी लिटरली मुझे काफी पसंद आई। ये आती है साईफाई मिस्ट्री की कैटेगरी में। बेसिकली टाइम ट्रेवल वाला सीन है जो दिमाग का दही कर देता है, लेकिन उसके अलग मजे होते हैं, तुम भी जानते हो। और मेरे हिसाब से ना ये मूवी एकदम परफेक्ट है। कास्ट, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी सब परफेक्ट है। इसके कास्ट में अपने प्रोफेसर साहब भी हैं, मनी हाइस्ट वाले। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने ऑलरेडी काफी जहर मूवी बना के रखी है। और ये 2 घंटे की मूवी है, लेकिन इसको देखने के बाद पैसा जरूर वसूल हो जाएगा अगर लगाए होंगे तो। नहीं लगाए तो टाइम तो वसूल हो ही जाएगा यार। खैर, आज मैं इस मूवी को एकदम कायदे से डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मजा आएगा पक्का। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऐसे ही मजे लेते रहने के लिए यार लाल बटन दबा दो। क्या ही जा रहा है तुम्हारा। सो लेट्स स्टार्ट and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. सबसे पहले तो इस मूवी का नेम ये दुरांते ला टोरमेंटा क्यों है। सो बेसिकली इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और एक्चुअली ये स्टॉर्म ही मूवी का मेन फैक्टर है, आगे समझ जाओगे। बट इंग्लिश टाइटल जो दिया गया है वो है मिराज। और मिराज बेसिकली एक इल्यूजन होता है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से क्रिएट होता है। दोनों टाइटल में ही पूरी मूवी छुपी हुई है। खैर, पहले मैं ये बता देता हूँ कि मूवी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ फ्यूचर पास्ट का चोचला दिखाया जाता है, मतलब अपने को इसका टाइम ट्रैवल समझना पड़ेगा। सेकंड चीज है कि यहाँ हमें एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई जाती है जो कि एकदम एंड में जाके सॉल्व होती है। और थर्ड है कि हमें यहाँ एक माँ और बेटे की स्टोरी दिखाई जाती है कि माँ किस हद तक अपनी बेटी के लिए जा सकती है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, यहाँ का टाइम ट्रैवल समझते हैं, बट उसके लिए अपने को मूवी का प्लॉट जानना पड़ेगा। ये जरूरी है और ध्यान से देखना और सुनना, कॉज मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सो मूवी के स्टार्ट में हमें एक घर दिखाते हैं और ये जो टाइम होता है वो होता है ईयर 1989, 1986, 87, 88, 79, 80 हैं 1989। खैर, अपने को एक 8 साल का बच्चा दिखाया जाता है। इसका नेम होता है नीको। ये सिर्फ अपनी माँ के साथ यहाँ रहता है। और सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि बाहर एक तूफान चल रहा होता है, स्टॉर्म, बिजलियां कड़क रही होती हैं। इस चीज को याद रखियो। खैर, वो बच्चा अपना गिटार लेके गाना गा रहा होता है और साथ में सामने रखी टीवी और कैमरे में इसको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। और ऐसे इसके पास अपनी बहुत सारी रिकॉर्डिंग के टेप होते हैं। और फिर ये नोटिस करता है कि इसके पड़ोस में कुछ लड़ाई की आवाजें आ रही होती हैं। सो ये वहां जाता है और घर के अंदर चोरी से घुस जाता है और देखता है कि जमीन में एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी होती है और साथ में उस घर का मालिक भी होता है जिसके हाथ में एक चाकू होती है, मतलब किलर यही होता है। खैर, निकोस डेड बॉडी और किलर को देख के इतना डर जाता है कि वहां से जल्दी से भागता है, बट रोड पे आते ही एक कार इसको ठोक देती है और ये वहीं ऑन द स्पॉट बेचारा मर जाता है। और अब स्टोरी पे आगे बात करने से पहले मैं आपको पूरी मर्डर मिस्ट्री बता देता हूँ, जो ऑब्वियसली मूवी के एकदम लास्ट में जाके सॉल्व होती है। बट मैं हरामी हूँ और मिस्ट्री आगे जाके एक्सप्लेनेशन में हेल्प भी करेगी। सो नीको ने जिस आदमी को देखा था हाथ में चाकू पकड़े हुए, उसका नेम होता है एंजल प्रियतो। और वो जो लेडी की डेड बॉडी पड़ी थी वो और कोई नहीं, एंजल की वाइफ होती है, मिसेस वीस। सो यहाँ अब सीन ये होता है कि एंजल के घर के सामने एक घर में एक माँ और बेटा रहते हैं, एथर एंड इसकी मॉम क्लारा। सो एंजल का अफेयर चल रहा होता है अपनी पड़ोसी से, मतलब उसी क्लारा से। ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार में डूबे होते हैं। और जैसे ही एंजल की वाइफ मिसेस विस अपने काम पे बाहर चली जाती हैं, सो ये दोनों घर में आके रंगरलियां मनाने लगते हैं। बट फिर एक दिन ऐसे ही जब मिसेस वाइस काम पे चली जाती हैं तो एंजल अगेन क्लारा को फोन करके बुलाता है अपने घर पे मजे करने के लिए। बट मिसेस विस ने एक्चुअली गेम खेल दिया था, ये काम पे गई नहीं थी। वो घर में वापस आ जाती है और इन दोनों को रंगे हाथों मजे करते हुए शरेआम पकड़ लेती है। और फिर वो इतना गुस्सा हो जाती है कि चाकू लेके क्लारा को मारने के लिए भागती है। बट यहाँ तीनों में हाथापाई हो जाती है, जिसकी वजह से धोखे से क्लारा ही मिसेस विस को चाकू से स्टैब कर देती है और वो नीचे गिर के तुरंत मर जाती है। बट एंजल चाकू क्लारा के हाथ से अपने हाथ में ले लेता है और तभी इसी पॉइंट में नीको घर में आ जाता है। और फिर वही होता है कि वो जल्दीबाजी में एक्सीडेंट में मर जाता है। बट एंजल को इसके लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि ना तो ये अपनी वाइफ को मरते देखना चाहता था और ना ही नीको को। इसका प्लान यही था कि ये अपनी वाइफ को एक दिन सब सच बता देगा अपने अफेयर के बारे में। बट चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गईं और फिर उस एक्सीडेंट के बाद सबने एंजल को चाकू के साथ देख लिया था। सो इसको पुलिस वाले ले जाते हैं। हालांकि आगे जाके ये नीको की डेथ और अपनी वाइफ की डेथ के गिल्ट के मारे सुसाइड कर लेता है। सो ये थी मर्डर के पीछे की कहानी। अब प्लॉट पे वापस आए तो जैसे ही वो नीको कार के आगे आके मरता है, सो तुरंत वहां से सीन चेंज हो जाता है और हम लोगों को अब टाइम दिखाया जाता है पूरे 25 साल बाद का, मतलब 2014 का।
सो अब एक छोटी सी प्यारी फैमिली दिखाते हैं। इसमें एक कपल होता है वेरा एंड डेविड और इनकी एक छोटी बहुत क्यूट सी बेटी होती है ग्लोरिया। और एक जगह से अपने न्यू घर में आके शिफ्ट होते हैं और ये घर और कोई नहीं वही घर होता है जिसमें 1989 में निको और उसकी मॉम रहती थी। और इनको फिर इस घर में निको की वही टेप रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं और वही टीवी भी मिलता है एंड ये लोग निको की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं। और जैसा 1989 में बाहर तूफान चल रहा था वैसा ही तूफान इस टाइम भी बाहर चल रहा होता है। खैर अब उन्हीं कैरेक्टर्स की अगेन एंट्री होती है एटर एंड इसकी मॉम क्लारा की। ये 1989 में निको के पड़ोसी थे, याद होगा, और एटर निको का बेस्ट फ्रेंड भी था और क्लारा इन्हीं का चक्कर चल रहा था एंजल के साथ। बट ये बात किसी को पता नहीं चली थी। खैर ये दोनों अभी भी सेम घर में रहते हैं। इसका मतलब अब 2014 में ये दोनों वेरा और डेविड के नए पड़ोसी बन जाते हैं। बट अब मैं थोड़ा इन कैरेक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेता हूँ। सो होता ये है, वेरा जब सिंगल थी तो वो एक नर्स थी और अभी भी है फिलहाल, बट तब ये एक न्यूरो सर्जन बनने की पढ़ाई कर रही थी। ये इसका ड्रीम था और ऐसे ही ये डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी तो इसकी सीट के सामने एटर बैठा रहता था रोज। एटर एक्चुअली वेरा को लाइक करता था इसलिए वो वहाँ बैठता था और फिर ऐसे ही रोज रोज आमने सामने बैठते थे ये। तो इनकी एक दिन कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये दोनों एक अच्छे क्लोज फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। बट फिर एटर एक दिन वेरा को अपने दोस्त से मिलवाता है डेविड से और वेरा को डेविड को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और ये दोनों फिर एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एटर बेचारा दोस्त ही बन के रह जाता है। और फिर डेविड और वेरा ये शादी कर लेते हैं और इनकी एक बेटी भी हो जाती है ग्लोरिया। और ग्लोरिया के होने की वजह से वेरा अपने सपने को सेक्रीफाइस कर देती है कि इसको जो न्यूरो सर्जन बनना था, बट अब ये नहीं बनती, ये खाली नर्स बन के खुश रहती है। सो ये हिस्ट्री थी इन तीनों की। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो वेरा और एटर अच्छे दोस्त तो होते ही हैं बट अब पड़ोसी भी बन गए होते हैं। सो वेरा एटर को अपने न्यू घर में डिनर के लिए इनवाइट करती है और डिनर के टाइम वेरा एटर को उस निको की रिकॉर्डिंग्स के बारे में बता देती है। सो एटर इसको बताता है कि रिकॉर्डिंग में दिखने वाला लड़का निको है और कभी निको इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और ये 1989 वाली रात के बारे में भी सब बता देता है वेरा को कि निको की कैसे मौत हुई थी। हालांकि जैसे ही ये एंजल के बारे में बताने लगता है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था तो इसकी मॉम क्लारा जो बगल में बैठी थी वो काफी भड़क जाती हैं, क्योंकि मूवी में इस टाइम तो समझ में नहीं आता कि क्लारा ऐसा रिएक्शन क्यों देती है। बट अब जब आपको पता है कि एंजल ने नहीं बल्कि क्लारा ने ही उसकी वाइफ का मर्डर किया था तो यहाँ क्लारा का रिएक्शन फिर लेजिट था। खैर अब रात में डेविड यहाँ इंटरनेट पे एंजल के बारे में सर्च करता है और न्यूज पढ़ता है। सो वही सेम न्यूज होती है, बट एक चीज नोट करने वाली यहाँ ये होती है कि डेविड पढ़ता है कि एंजल ने ये बयान दिया था कि अगर इसको पकड़ के जेल में ना डाला जाता, मतलब अगर ये किसी तरह बच जाता, सो ये अपनी वाइफ की बॉडी को पीसेस में काट के अपने बुचर हाउस में जमीन में गाड़ देता। ये प्रोफेशन से एक बुचर था। खैर वेरा को अब डेविड के कपड़ों से एक माचिस की डिब्बी मिलती है तो इसको लगता है कि डेविड ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है, बट डेविड इसको एक जोक बता के टॉपिक चेंज कर देता है ना। अब रात हो जाती है और यहाँ से इस पॉइंट से स्टोरी में ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है। रात में अचानक से वेरा की नींद खुलती है। सो ये देखती है कि वही निको की टीवी अपने आप चल रही होती है और ये जैसे ही टीवी को टच करती है तो टीवी में निको की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बट स्ट्रेंज चीज ये होती है कि ये टीवी में जब तक कोई टेप ना लगाओ तो वो नहीं चलती। और वेरा चेक करती है तो टीवी में जो निको की रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसका टेप बाहर बॉक्स में ही होता है। मतलब ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये एक्चुअली लाइव होता है। जी हाँ, मतलब जिस निको को ये देख रही होती है टीवी पे वो इस टाइम लाइव 1989 में टीवी के सामने बैठा होता है। और जैसे ही वेरा वो टीवी के ऊपर वाला कैमरा ऑन करती है सो सेम निको भी अब वेरा को देखने लगता है अपनी टीवी में लाइव। सो यहाँ ये टीवी, ये कैमरा दो अलग अलग टाइम को एक साथ जोड़ रही होती है, 1989 के टाइम को और 2014 के टाइम को। और इवन ये दोनों एक दूसरे से बात भी कर पा रहे होते हैं, जस्ट लाइक कोई वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। सो ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पर? तो मूवी में जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है वो है स्टॉर्म, तूफान। याद होगा बाहर जो तूफान चल रहा है उसकी वजह से, उसकी स्ट्रेंज पावर्स की वजह से ये टीवी और कैमरा एक वर्म होल की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ये दो टाइमलाइन को जोड़ रहे होते हैं। बस इतना ही बताया गया इस मूवी में, इसके पीछे की और कोई साइंस नहीं बताई। खैर बैक टू द स्टोरी। वेरा निको से बात करती है और निको ऑब्वियसली देख के थोड़ा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। बट तभी निको को पड़ोसी की विंडो से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। मतलब वही एंजल उसकी वाइफ और क्लारा के बीच में फाइट हो रही होती है। बट ये देख के वेरा को रियलाइज हो जाता है, जैसा इसको एटर ने बताया था, कि वही टाइम है जब निको एंजल के घर जाएगा और फिर एक्सीडेंट से मर जाएगा। तो ये यही बात निको को बता देती है और बोलती है कि अपने पड़ोसी के यहाँ मत जाना। इसको बहुत समझाती है कि ये फ्यूचर से है, इसको सब पता है क्या होने वाला है। और निको को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बट तब भी अपने घर से बाहर जाता है अपने पड़ोसी के यहाँ जाने के लिए। बट इसके सामने से ऑलरेडी वो कार निकल जाती है। इसने पहले निको को ठोका था क्योंकि ये वेरा की बातें सुनने लगा था, जिस वजह से हल्का सा लेट हो गया था। सो अब यहाँ ये हो गया होता है कि एक तरीके से वेरा ने निको की जान बचा ली होती है। सो अब इसको ऐसे समझो कि अभी तक जो पहले हुआ था निको के साथ, कि जब उसने वेरा से कोई कांटेक्ट नहीं किया था तो वो बस एंजल के घर गया था और बाय एक्सीडेंट मर गया था। सो ये थी फर्स्ट टाइमलाइन।
बट अब यहाँ ये सीन हुआ कि 2014 में वेरा ने निको से कांटेक्ट किया, जिस वजह से वो लेट हो गया एंजल के यहाँ जाने से और उसकी कार के सामने आने से मौत नहीं हुई, और यहाँ क्रिएट हो गई सेकंड टाइमलाइन। तो यहाँ अब थ्योरी आती है बटरफ्लाई इफेक्ट की। इसके हिसाब से पास्ट में अगर हल्की सी भी चीजों के साथ चेंज किया गया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे और पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो अब निको नहीं मरा, जिसकी वजह से सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हो गई, और इसका फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ा? सो एक्चुअली बहुत इफेक्ट पड़ा। 2014 में सीन चेंज होता है, एक ब्लिप के बाद हमें वेरा को दिखाते हैं जो अपने हॉस्पिटल में जगती है, बट अब सारी नर्सेज इसको डॉक्टर वेरा करके बुला रही होती हैं, क्योंकि सबके हिसाब से ये एक न्यूरो सर्जन होती है जो ये टाइमलाइन 1 में नहीं थी। और वेरा फिर अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल जाती है तो इसको पता चलता है कि इसकी कोई बेटी यहाँ नहीं पढ़ती। एक्चुअली सेकंड टाइमलाइन में इसकी कोई बेटी ही नहीं होती, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई होती डेविड से। ये डेविड के ऑफिस जाती है, सो पता चलता है कि वो किसी और के साथ पहले से ही एंगेज्ड है और वो वेरा को जानता तक नहीं। सो यहाँ से ना मूवी ने बहुत दिमाग खराब किया है सीन्स आगे पीछे दिखा के, इसलिए मैं प्लॉट के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं सिंपल वे में ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सो 2014 को अभी गोली मारो, अभी अपन सिर्फ 1989 के बारे में बात करते हैं। सो सेकंड टाइमलाइन में निको एंजल के घर जाता है, बट जिस कार से इसको मरना था वो कार पहले ही निकल जाती है, सो इसकी मौत टल जाती है। बट स्टिल ये एंजल के घर के अंदर चुपके से घुसता है, बट इस टाइम एंजल बाहर से कुछ सामान लेने निकल जाता है और एंजल ने डेड बॉडी को जमीन से उठा के बाथरूम में छुपा के रख दिया होता है। और ये निको देख लेता है और ये ड्रॉअर को ओपन करता है जिसमें क्लारा का पासपोर्ट होता है और थोड़े बहुत पैसे होते हैं। बेसिकली एंजल और क्लारा का प्लान होता है कि वो इस जगह को छोड़ के साथ में चले जाएंगे, बट फिर तभी घर में एंजल वापस आ जाता है। सो निको वहीं बेड के नीचे छुप जाता है और एंजल बुचर था तो ये अपनी वाइफ की बॉडी को टुकड़ों में काटता है बैग में डालने के लिए, और ये सब निको छुप के देख रहा होता है। और फिर एंजल बॉडी को बैग में डाल के यहाँ से निकल जाता है और अपने बुचर हाउस में जाके क्लारा की बॉडी को दफना देता है। बट फिर निको ये पूरा कांड देख चुका था, सो ये सबको जाके अपनी आंखों से जो उसने देखा था वो सब बता देता है अपनी मॉम को और पुलिस वालों को। बट यहाँ दो चीजें होती हैं कि पहली तो कोई प्रूफ नहीं होता एंजल के खिलाफ, और सेकंड कि निको 8 साल का बच्चा होता है और इसने पुलिस को ये भी बता दिया होता है कि फ्यूचर वाली एक लेडी ने इसकी जान बचाई है इससे बात करके। तो ऑब्वियसली कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता, और पुलिस वाले तो खास करके नहीं। हालांकि सिर्फ इसकी माँ इस पे बिलीव करती हैं, इनका इकलौता बेटा था ये। और इस साइड एंजल और क्लारा एक साथ आ जाते हैं जैसा इनका प्लान था, और साथ में कहीं बाहर चले जाते हैं इन सबसे दूर। और निको वेट करता है डेली टीवी के सामने बैठ के कि फ्यूचर वाली लेडी से कांटेक्ट करें, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बट इसको एक बात याद आती है कि इसने जब फर्स्ट टाइम वेरा से कांटेक्ट किया था तो उसके रूम में एक रेलवे स्टेशन का बोर्ड टंगा था, जिसके लिए वेरा ने कहा था कि उसने और डेविड ने साथ में चुराया था। तो निको डेली उस रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा रहता था इस राह में कि एक ना एक दिन इसको वेरा दिखेगी, और इसने ऑलरेडी स्केच बना के रखा था वेरा का ताकि ये भूले ना। और बहुत सालों बाद जब निको बड़ा हो जाता है तो इसको ट्रेन में वेरा दिख भी जाती है। सो अब ये डेली वेरा के सामने वाली सीट पे बैठता है, और अगर आपको फर्स्ट टाइमलाइन याद होगी तो उसमें निको की जगह एटर बैठता था, बट उसकी जगह अब निको ने ले ली होती है। एटर वहीं बगल में खड़ा रहता है और इसकी बातचीत निको से स्टार्ट हो जाती है। और फिर थोड़े दिन बाद ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। देन फिर ये शादी कर लेते हैं और इनके कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वेरा अपनी न्यूरो सर्जन की पढ़ाई कंटिन्यू करती है और फिर एक दिन सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाती है। सो ये होता है सेकंड टाइमलाइन में। अब कुछ ज्यादा होशियार लोगों के मन में डाउट आया होगा कि वेरा जो थी उसने 2014 में 1989 वाले निको से कांटेक्ट किया था, तो तब निको बहुत छोटा था, बट फिर 2014 में आके निको बड़ा हो गया, बट फिर वेरा तो वैसे ही है, ये क्यों बड़ी नहीं हुई? तो इसका जवाब एकदम सिंपल है भली मानुस। सिर्फ 2 टाइमलाइंस है। तो जब फर्स्ट टाइमलाइन में 2014 से वेरा ने 1989 में कांटेक्ट करके निको को बचा लिया था, तो उससे सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। सो वेरा तो 2014 में जो है वैसी ही है, लगभग 35 साल की हो गई है, और इसको एक तरीके से कोने में रखो, अभी छुओ मत। बट अब निको जो है वो तो अपनी डेली लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा ना, ईयर बाय ईयर। तो जब ये 1989 में था तो ये 8 साल का था, और फिर जब ये अपनी डेली लाइफ बिता के ईयर 2014 में आया तब ये टोटल 33 साल का हो गया। इट्स अ सिंपल मैथ। और जिसको अपन ने कोने में रखा है उसको लेके आओ, मतलब वेरा, तो ये भी 2014 में ही होती है। तो इस हिसाब से दोनों मतलब सिमिलर एज के ही होते हैं, 33-35। ना अब हमने निको की बात तो कर ली, इसलिए अब हम वापस आते हैं वेरा पे, जिसको लग रहा होता है कि माई होल लाइफ इज अ लाई, क्योंकि इसने एकदम न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर दी होती है निको को बचा के। और ये इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि पुलिस के पास भी चली जाती है, और पुलिस वाला एक्चुअली और कोई नहीं निको ही होता है, बड़ा वाला निको, ये इंस्पेक्टर होता है। मूवी में इस टाइम हम लोगों को नहीं बताया जाता, ना ही हम लोगों को आइडिया होता है कि यही निको है, यही मेन सस्पेंस होता है मूवी का। तो होता यहाँ ये है कि सेकंड टाइमलाइन में वही सब हुआ वेरा के साथ, जैसा मैंने आपको बताया है कि उसकी निको से शादी हो गई, वो एक डॉक्टर बन गई, और इसको फर्स्ट टाइमलाइन के बारे में कुछ भी याद नहीं था कि इसकी बेटी भी थी या कोई हस्बैंड भी था। बट आपको वो स्टॉर्म याद होगा। सो वो वेरा की जितनी भी फर्स्ट टाइमलाइन की यादें थी वो वापस ले आता है, और ये अपनी इस टाइमलाइन की याद को भूल जाती है। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा बट मैं समझाता हूँ
मूवी में हमें बताया गया है कि वो जो स्टॉर्म था वो पूरे 72 घंटे के लिए चलता है और उस स्टॉर्म ने ही सबसे फर्स्ट प्लेस पे एक वर्म होल क्रिएट किया था, जिसकी वजह से वेरा ने एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर दी थी। तो न्यू टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि मानो टाइमलाइन 1 में आपने अपनी जिंदगी जिस तरह जी है तो टाइमलाइन 2 में आप सेम वैसे ही जिंदगी नहीं जी रहे होगे, कुछ डिफरेंस जरूर होगा उसमें। तो वही होता है वेरा के साथ। इसने फर्स्ट टाइमलाइन में एटर से दोस्ती करी थी, देन डेविड से शादी करी थी, देन इसकी बेटी ग्लोरिया हुई थी। बट सेकंड टाइमलाइन में बीच में इंटरफेयर कर दिया था निको ने, जिसकी वजह से एटर से मिल ही नहीं पाई थी। सो इसकी लाइफ में चेंजेस आ गए थे। इसने डेविड की जगह निको से शादी कर ली थी और इसी वजह से ग्लोरिया इस टाइमलाइन में नहीं थी और ये ऐसे ही लाइफ बिता रही थी सेकंड टाइमलाइन में। बट फिर वो दिन आता है जब 72 घंटे के लिए स्टॉर्म आता है। सो स्टॉर्म की वजह से वेरा की फर्स्ट टाइमलाइन की सारी यादें वापस आ जाती हैं और ये सेकंड टाइमलाइन की यादें भूल जाती हैं। मतलब दोनों टाइमलाइंस की मेमोरीज इंटरचेंज कर जाती हैं स्टॉर्म की वजह से। और जब ये पुलिस स्टेशन में निको से मिलती है तो निको की तो ये वाइफ होती है, वो भी जानता था ये, बट वो इसको ये बात नहीं बताता। वो खुद समझना चाह रहा होता है कि आखिर वेरा के साथ हो क्या रहा है। और साथ में वेरा का बस एक ही मोटो होता है उस टाइम, किसको सिर्फ अपनी बेटी ग्लोरिया वापस चाहिए होती है और उसको वापस लाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वापस से पास्ट में कांटेक्ट करके इवेंट को चेंज करना होगा, वैसे ही करना होगा जैसे पहले थे। मतलब जिस पॉइंट पे निको ने इंटरफेयर किया था सेकंड टाइमलाइन में, उसको वहां से हटना होगा ताकि वेरा डेविड से मिल पाए और इसकी बेटी वापस आ पाए। और इसीलिए सेकंड टाइमलाइन में निको वेरा के साथ तो रहता है बट इसको सच नहीं बताता कि यही निको है। वेरा इसको बस एक इंस्पेक्टर समझ रही होती है क्योंकि निको इससे प्यार करता था और ये नहीं चाहता था कि इसको ये छोड़ के जाए। बट वेरा सबको बताती है कि ये गलती से दूसरी टाइमलाइन में आ गई है और इसको वापस अपनी टाइमलाइन में जाना है। कोई इसकी बात में मानता नहीं। बट जैसे ही वेरा को ये पता चलता है कि इस टाइमलाइन में एंजल ने सुसाइड नहीं किया, ना ही उसको जेल में डाला गया, क्योंकि याद होगा फर्स्ट टाइमलाइन में एंजल पकड़ लिया गया था बट सेकंड टाइमलाइन में वो क्लारा के साथ भाग गया था। तो यहाँ वेरा को एक बात याद आ जाती है कि एंजल ने टाइमलाइन 1 में जेल जाने से पहले ये बोला था कि अगर वो पकड़ा ना जाता तो वो अपनी वाइफ की बॉडी को अपने बुचर हाउस में दफना देता। सो क्लारा इंस्पेक्टर इन शॉर्ट निको को ये बात बता देती है और रिक्वेस्ट करती है कि बुचर हाउस सर्च करो और सेम वैसा ही होता है, इन सबको दफन करी हुई बॉडी दिख जाती है। सो केस रीओपन किया जाता है। वही केस आपको याद होगा जब छोटे निको ने सबको बताया था कि एंजल ने अपनी वाइफ को मार डाला था, बट तब इस पे किसी ने बिलीव नहीं किया था। लेकिन इस टाइम प्रूफ के लिए डेड बॉडी है इनके पास। सो एंजल और क्लारा को बुलाया जाता है और मूवी में इस पॉइंट में जाके निको अपने आइडेंटिटी ओपन करता है कि यही निको है। और ये दिखाया तो नहीं गया बट ऑब्वियसली बॉडी की रिपोर्ट आने के बाद एंजल और क्लारा को धर लिया जाएगा मर्डर करने के लिए। खैर, अब निको वेरा को एक होटल का एड्रेस देता है और बोलता है कि यहाँ तुमको निको मिल जाएगा। ऑब्वियसली झूठ बोल रहा होता है। उस होटल में कोई और नहीं बल्कि डेविड होता है, जो कि एक लेडी के साथ मजे कर रहा होता है। मतलब इस टाइमलाइन में जो डेविड की वाइफ होती है उसके साथ ये चीट कर रहा होता है। और यहाँ डेस्क पे वही माचिस की डिब्बी देखने को मिलती है जो फर्स्ट टाइमलाइन में वेरा को डेविड के कपड़ों से मिली थी। इसका मतलब फर्स्ट टाइमलाइन में भी डेविड वेरा के ऊपर चीट कर रहा था, इसीलिए उसने उस बात को काट दिया था। खैर, फिर वेरा इस डेविड को ब्लैकमेल करती है और ये बैंकर होता है तो उसके पास सबकी डिटेल्स होती हैं। तो ये निको के बारे में इससे पता लगवाती है और इसको एक एड्रेस मिलता है जहाँ ये जाती है। तो इसको सारा सच पता चल जाता है कि निको कोई और नहीं वही इंस्पेक्टर है और इसको सारी चीजें भी समझ में आने लगती हैं स्टॉर्म वाली, जो मैंने आपको समझाई अभी। और स्टॉर्म टोटल 72 घंटे का था जो कि अब खत्म ही होने वाला था। इसका मतलब स्टॉर्म खत्म होते ही वेरा की टाइमलाइन 1 की सारी यादें भी मिट जाएंगी और सेकंड टाइमलाइन की यादें वापस आ जाएंगी। मतलब ये अपनी बेटी ग्लोरिया को भी भूल जाएगी उसमें। सो यहाँ ये होता है कि वेरा निको को तो पसंद करती है कॉज इसका खुद का पति तो हरामी निकला, बट स्टिल ये अपनी बेटी को नहीं भूलना चाहती थी। और ये निको से बोलती है कि वो टीवी और कैमरा ले आओ, स्टॉर्म खत्म होने में थोड़ा टाइम बचा है। सो ये उसका यूज करके छोटे निको से बात करके सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। बट निको का कहना था कि इसने वो टीवी और कैमरा तोड़ दिया है। ये वेरा को खोना नहीं चाहता था, सच्चा शिद्दत वाला प्यार करता था। बट वेरा यहाँ से निको से एक डायलॉग मारती है कि मैंने तुमको बचाया था, अब टाइम है तुम मुझको बचाओ। और यही बोलते ही वो बिल्डिंग से कूद जाती है, सुसाइड कर लेती है। और फिर निको भाग के जाता है। इसने वो टीवी और कैमरा तोड़ा नहीं था बल्कि छुपा के रखा था और वो इसे यूज करता है। और स्टॉर्म अभी था, इस वजह से 1989 से कांटेक्ट हो जाता है और बड़ा निको छोटे निको को समझाता है। ये मूवी में दिखाया तो नहीं गया कि ये क्या बात करता है, बट इसने छोटे निको से यही बोला होगा कि वेरा को ढूंढने का ट्राई मत करना, जो टाइमलाइन 2 में छोटे निको ने किया था। स्टेशन के बाहर बैठ के वेरा का वेट करता रहा। सो ऐसा करने के लिए साफ मना करता है छोटे निको से। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? सो इससे ये होता है कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, एक थर्ड टाइमलाइन। और एक्चुअली ये थर्ड टाइमलाइन फर्स्ट टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन का मिक्सअप होती है, क्योंकि निको मरा नहीं था, वो जिंदा होता है। बट इसने वेरा से कांटेक्ट नहीं किया होता, जिस वजह से वेरा की जो फर्स्ट टाइमलाइन वाली लाइफ थी वही उसकी सेम लाइफ होती है। डेविड इसका पति वापस बन जाता है और इसकी बेटी ग्लोरिया वो भी वापस आ जाती है। हालांकि वो माचिस की डिब्बी स्टिल यहीं होती है। इसका मतलब इस टाइमलाइन में भी डेविड वेरा पे चीट कर रहा होता है। बट यहाँ पर चेंजमेंट ये होता है कि वो एंजल अभी भी आजाद घूम रहा होता है।
इसका मतलब वो डेड बॉडी बुचर हाउस से नहीं निकाली गई। तो अगेन वेरा पुलिस को इन्फॉर्म करती है, वो डेड बॉडी भी निकलवाती है। और यहाँ पर मूवी के लास्ट में निको आता है जो वही इंस्पेक्टर होता है, बस ये वेरा का हस्बैंड नहीं होता। और वेरा इससे मिलती है और बोलती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। और निको स्माइल करता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि निको वेरा को जानता नहीं। इस टाइमलाइन में बोला था ये टाइमलाइन फर्स्ट और सेकंड टाइमलाइन दोनों से मिलके बनी है। इसका मतलब निको ने अपने बचपन में टीवी का यूज करके वेरा से कांटेक्ट किया था, इसलिए यहाँ जिंदा खड़ा था। और यही बात निको को याद आ जाती है वेरा को देख के कि यार ये तो वही फ्यूचर वाली दीदी है। दीदी नहीं, क्योंकि प्रोबेबली अब यहाँ निको और वेरा साथ में अपनी लाइफ बिताएंगे, क्योंकि इसका पति तो निकम्मा निकला। खैर मूवी इसी पॉइंट में खत्म हो जाती है और ये वीडियो भी। मूवी जरूर देखना एक बार। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। काफी दिमाग का दही हो गया मेरा, होप सो कि आपका भी हो गया होगा। सो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना जो भी तुम्हारे मन में आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय। ओला कॉस्मो तदेश बीएन कॉस्मो तदेश क्या है यार।